नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। आज के शो में हम आपको बताएंगे रियल एस्टेट से जुड़ी कई खबरें। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशकों को भारी संभावनाएं नजर आ रही हैं। एनारॉक के जारी डेटा के मुताबिक क्यूआईपी फंड रेजिंग ने 2024 में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। क्यूआईपी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म। आपको जानकर खुशी होगी कि 2024 में कुल 99 अलग अलग क्यूआईपी इश्यू के जरिए 1,41,482 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। इनमें 8 रियल एस्टेट कंपनियों और एक रीट ने 22,320 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो कुल क्यूआईपी का 16% है। गौर करने वाली बात यह है कि बीते 11 वर्षों में साल 2024 क्यूआईपी फंड रेजिंग के मामले में सबसे शानदार रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि 2023 में 43 क्यूआईपी इश्यू से 55,109 करोड़ रुपए जुटाए गए थे, लेकिन इनमें रियल एस्टेट सेक्टर का योगदान शून्य था। तो जाहिर है आप जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट की वो कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने ये रकम जुटाई है। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्रमबद्ध तरीके से किन कंपनियों ने फंड जुटाया है। तो 2024 में जनवरी के महीने में अनंतराज लिमिटेड ने 500 करोड़ रुपए क्यूआईपीज के जरिए जुटाए थे। इसी तरह से मार्च में मैक्रोटेक डेवलपर्स ने 3,300 करोड़ रुपए जुटाए थे। मार्च में ही डीबी रियल्टी ने 920 करोड़ रुपए जुटाए हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपको हम दिखाते हैं कि मई में कीस्टोन रियल्टर्स ने 800 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और सितंबर में अगर हम देखें तो मैक्स एस्टेट लिमिटेड ने 800 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसके बाद सितंबर में ही ब्रिगेड इंटरप्राइजेज ने 1,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और अगली कंपनी है प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड, जिसने सितंबर के महीने में 5,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसके बाद बात आती है दिसंबर की। तो दिसंबर में गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 6,000 करोड़ रुपए जुटाए। और दिसंबर में रीट ने यानी ब्रुकफील्ड इंडिया रीट ने 3,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो इस तरह से 2024 में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 22,320 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं क्यूआईपीज के जरिए, जो कि कुल क्यूआईपीज के का 16% हिस्सा बनता है रियल एस्टेट में। अगर इस तरह से हम समझने की कोशिश करें तो भारतीय रियल एस्टेट में अब निवेशकों का भरोसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब 2025 में क्या रुख रहता है, यह देखने वाली बात होगी। तो यह थी पहली खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है रिटेल सेक्टर में, जिस पर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक ने डेटा जारी किया है। भारत की ई कॉमर्स में जिस तरह से मांग दिख रही है, उसको देखते हुए इंडस्ट्री 2035 तक $550 अरब तक पहुंचेगी। दूसरी ओर शॉपिंग मॉल की स्पेस वैकेंसी 2024 में घटकर 8.1% हो गई है, जो कि 2019 में 15% से अधिक थी। प्रशांत ठाकुर है हमारे साथ, डायरेक्टर रिसर्च, उनसे बात करते हैं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल प्रशांत जी, एक नया ट्रेंड जो इस समय दिख रहा है कि एक और ई कॉमर्स इंडस्ट्री का भविष्य शानदार है, दूसरी तरफ 2035 तक इसके $550 बिलियन का होने की बात की जा रही है। दूसरी ओर रिटेल में भी वैकेंसी घटी है, जबकि ई कॉमर्स का बढ़ता प्रभाव रिटेल पर असर डालता है। दोनों की ग्रोथ के पीछे के क्या कारण देख रहे हैं आप? दीपक जी, हमें इस सवाल को दो हिस्सों में बांटकर देखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स में तेजी क्यों दिख रही है। आपने जैसा सही आंकड़ा बताया कि $550 बिलियन वैल्यू में होने वाला है हमारा ई कॉमर्स। उसके पीछे दो तीन कारण है। आप देखिए जिस तरीके से टेक और इंटरनेट पेनिट्रेशन का इवोल्यूशन हुआ है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी आज के डेट में सभी के पास स्मार्टफोन है। और आपने आरबीआई का भी डेटा देखा होगा, जहां पे अर्बन कंजम्पशन में आपको थोड़ी सी गिरावट दिखी है, पर आपको रूरल कंजम्पशन में काफी बढ़ोतरी मिली है। हमने देखा है कि कंजम्पशन पैटर्न टीयर 2 टीयर 3 सिटी में काफी स्ट्रांग हो रहा है। सो ई कॉमर्स में अगर आप देखें, सबसे बड़ा योगदान अभी टीयर 2 सिटीज का ही हो रहा है। आज के डेट में अगर आप देखें आंकड़ों के हिसाब से, तो 56% ऑनलाइन शॉपर्स टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से आते हैं। तो मैं कहूंगा कि टेक्नोलॉजी का बढ़ता प्रभाव, इंटरनेट का स्ट्रांग पेनिट्रेशन, खर्च करने की कैपेसिटी बढ़नी एक ट्रेंड है। और हमें एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि यंगर जनरेशन ऑनलाइन परचेज और ट्रांजैक्शन में काफी भरोसा रखती है कंपेयर टू ओल्डर जनरेशन। सो ये कुछ चंद कारण है जिनकी वजह से हमने ई कॉमर्स में काफी बढ़ोतरी देखी है। दूसरा हिस्सा जो आपके सवाल का है कि भाई ई कॉमर्स भी बढ़ रहा है और रिटेल स्पेसेस भी काफी डिमांड में है, तो हमें इसमें थोड़ा सा रिटेल स्पेसेस के डेटा को थोड़ा पील करके देखना पड़ेगा। लेट अस पील द अनियन। अगर आप देखें हमारे ओवरऑल ग्रेड ए स्टॉक जो मॉल है, रिटेल मॉल का करीब 75 से 80 मिलियन स्क्वायर फीट का है।
उसमें से अगर आप देखेंगे तो करीब 13 से 15% जो मॉल स्पेसेस है, आप उनको ग्रेड सी और ग्रेड डी मॉल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। इन दो चीजों को अगर आप देखें तो एक तरफ आपने देखा ई कॉमर्स काफी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ रिटेल ग्रेड ए मॉल्स में वैकेंसी की कमी आई है। वही अगर आप ग्रेड सी और ग्रेड डी मॉल की बात करें, वहां पे वैकेंसी लेवल अभी भी काफी हाई है। प्रशांत सर, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक जो इंटरनेशनल रिटेलर्स हैं उनका फोकस बढ़ा है भारतीय बाजार में, खासकर टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की ओर। हमने देखा कि 2024 में सप्लाई 1 मिलियन स्क्वायर फीट थी और मांग थी 6 मिलियन स्क्वायर फीट। अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है, तो रिटेल की ग्रोथ स्टोरी आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल दीपक जी। देखिए, जब एक इंटरनेशनल ब्रांड और रिटेलर और मॉल ऑपरेटर्स जब एक मॉल की प्लानिंग करते हैं, वो आगे आने वाले 5-10 साल के हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि वहां पे कंजम्पशन पैटर्न कैसे इवॉल्व होने वाला है, वहां की लोकल इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, जिसके वजह से वहां पे लोगों का स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा। तो अगर आप अभी देखें जिस तरीके से टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के आसपास डेवलपमेंट हो रही है, उड़ान स्कीम के थ्रू आप देखें छोटे से छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, रोड्स की वजह से आपके भारत के हर कोने में कनेक्टिविटी बढ़ रही है। लोकल इकोनॉमी ड्यू टू आप देख लीजिए लोकल टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक इन कोने कोने में जा रही हैं। बहुत सारी कंपनियां अपने ऑफिसेस आपके टीयर 2 सिटीज में खुल रही हैं, तो उसके वजह से वहां की लोकल इकोनॉमी पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि टीयर 2 सिटीज में कंजम्पशन पैटर्न के चेंज के अलावा उनके एबिलिटी टू कंज्यूम हाई टिकट आइटम्स बढ़ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात दीपक जी ये है कि आज के डेट में मॉल एक एक्सपीरियंशियल शॉपिंग के तौर पे उभर रहा है, जहां पे लोग ना सिर्फ शॉपिंग करने जाते हैं बल्कि एक अपना सारा दिन स्पेंड करने जाते हैं, जहाँ पे उनको एंटरटेनमेंट का साधन हो, शॉपिंग हो, फूड एंड बेवरेजेस हो। इस तरह के मॉल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आज देखिए टीयर 1 के सिटी सेंटर में लैंड अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए आप देखेंगे पेरिफेरल्स की तरफ मॉल डेवलपमेंट काफी जोर पकड़ रहा है, टीयर 2 सिटीज की तरफ काफी जोर पकड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा ये साइन है, जहां पे जिस तरीके से कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है उसी तरीके से आप देखें मॉल्स भी इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, छोटे शहरों की ओर फोकस है रिटेल इंडस्ट्री का, ई कॉमर्स का भी दायरा तेजी से बढ़ रहा है। तो ये जो दोनों ओर साझा ग्रोथ है, ये स्थायी रहेगी या आगे इसमें कोई रुकावट देख रहे हैं आप? देखिए, मैं इसे क्षणिक तो नहीं कहूंगा। भारतीय इकोनॉमी प्राइमरीली कंजम्पशन ड्रिवन रही है और आने वाले कुछ सालों में कंजम्पशन ड्रिवन ही रहेगी, जहां पे आप देखेंगे लोग रिटेल पे, वाइट गुड्स पे काफी खर्च करेंगे। और जिस तरीके से मिडिल क्लास का परसेंटेज बढ़ रहा है और जिस तरीके से आप देखें यंग पॉपुलेशन ऑफ वर्कफोर्स बढ़ रहा है, उनको खर्च करने में कोई हिचक नहीं है। आज के डेट में वो हर नए चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में जब लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, टीयर 2 सिटीज के लोग को अच्छे गुड्स और सर्विसेज का एक एक्सपीरियंस मिलेगा, तो मेरे ख्याल से ये ट्रेंड आपको आने वाले समय में जोर ही पकड़ता दिखेगा। क्योंकि दीपक जी, आप भी ये मानते होंगे कि भारत में अगर हम ग्रोथ की बात करें तो हर चीज टॉप टीयर 1 7 सिटीज में सिमट कर नहीं रह सकती है। अब समय आ गया है जहां पे आप देखेंगे 15 से 20 ऐसे और छोटे शहर मेगा सिटीज की तरफ इवॉल्व होंगे, जहां पे आपको वही पैटर्न देखने को मिलेगा जो आज से 10-15 साल पहले सिटीज लाइक बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे में देखने को मिला। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी शुरुआत है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी रोबस्ट है। हाँ, थोड़ी क्षणिक आपको ग्लिचेस दिखेंगी, जहां पे आपको दिखेगा कि थोड़ा कंजम्पशन पैटर्न पे थोड़ा दबाव है, इकोनॉमी में थोड़ी सी दबाव है, बट ये सारी चीजें ग्लोबल अनसर्टेनिटी के हिसाब से। पर एक ब्रांड और एक मॉल ऑपरेटर जब कुछ प्लान करते हैं तो वो लंबे समय का एक हॉरिजन लेकर चलते हैं। प्रशांत जी, एक अंतिम सवाल लेंगे। जिस तरह से हम मॉल में सप्लाई देख रहे हैं बढ़ती हुई, ई कॉमर्स में भी बड़ी ग्रोथ दिख रही है आने वाले सालों में, जो कि साफ दर्शा रहा है कि खरीदारों का जो पैटर्न है, खरीदारी का जो पैटर्न है, वो लगातार बदल रहा है। लेकिन क्या मॉल और ई कॉमर्स से अलग जो खुदरा व्यापारी है, उनके बिजनेस पर असर पड़ता हुआ नहीं दिखेगा? क्योंकि ई कॉमर्स या मॉल में ग्रोथ है, वो खुदरा व्यापारी के हिस्से की तो नहीं है कहीं। दीपक जी, ई कॉमर्स से तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर जो फर्क पड़ा है वो आपके आज आप देखिए जिस तरह से हम आजकल हाइपर लोकल की बात कर रहे हैं, जहां पे आप देख रहे हैं ब्लिंकिट और जेप्टो जो कि 5 मिनट्स डिलीवरी की जो बात करते हैं, उनके वजह से लोकल किराना और छोटे व्यापारियों के ऊपर थोड़ा असर पड़ा है।
और मैं कहूंगा सिर्फ छोटे व्यापारियों पे असर नहीं पड़ा है, बल्कि मॉल्स के भी लीजिंग पैटर्न पे इसका थोड़ा असर दिख रहा है। सो ओवरऑल जो ई कॉमर्स जो है, मेरे ख्याल से उसने एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है मॉल्स को और हम्म। छोटे बड़े व्यापारियों को, क्योंकि बिल्कुल। उनको अब एक एडिशनल प्लेटफॉर्म मिलता है अपना सामान बेचने का। नुकसान जो हुआ है उनको, वो हाइपर लोकल डिलीवरी मॉडल से, जहां पे बहुत जो बिल्कुल। कंपनियों ने अपना खुद का डार्क स्टोर खोल लिया है और खुद से हम्म। अपने स्टॉक्स वहां रखने लगे हैं, तो वहां पे असर दिखा है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। कोविड ने हमारी जीवन शैली में कई बदलाव किए हैं, जिनमें वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट भी शामिल है। घर से काम करने की आजादी मिली, लेकिन इसके चलते कंपनियों के लिए कर्मचारियों को वापस ऑफिस बुलाना मुश्किल हो गया। ऐसे में कंपनियों ने नई तरह के आर्किटेक्चर को अपनाया। अब कांच के बंद केबिन में बैठने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय आपको बालकनी और बरामदे मिलते हैं। कंपनियां पारंपरिक ऑफिस डिजाइन में बदलाव कर रही हैं। कैफे, मल्टीफंक्शनल टेरेस और ग्रीनरी से भरे स्पेस अब फोकस में देखने को मिल रहे हैं, जहां लोग काम के तनाव से थोड़ी राहत और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देखिए ये नया ट्रेंड किस तरह से दिख रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोग ऑफिस से क्यों आए काम करने। इस टाइम पे इस तरह का आर्किटेक्चर प्रमोट करना बड़ा ज़रूरी है, जो हम कर पाएँ इस बिल्डिंग में, कि वर्क फ्रॉम होम के अलावा अगर आपका वर्क प्लेस ही होम जैसा लगने लगे तो कैसा हो। आप एक ग्लास के बॉक्स के अंदर बैठ के अपनी डेस्क के ऊपर फोकस होकर काम नहीं कर रहे। जब आप काम कर रहे हैं तो आपके पास कुछ बालकनीज और वरांडास हैं। मुझे लगता है बहुत कम ऐसी बिल्डिंग्स होंगी जिनके अंदर ब्रीदिंग स्पेसेस हैं, जहां लोग बात करते करते, काम करते करते बाहर जाके आसपास के नज़ारे खूबसूरती से देख सकते हैं। हम बड़े खूबसूरत एरिया में बैठे हैं, अगर आप बाहर जाके उस माहौल को अनुभव ही ना कर पाएँ तो ऐसे आर्किटेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह से हमने एक बहुत ओवरऑल अप्रोच के अंदर चेंज मटेरियलाइज किया है इस बिल्डिंग के अंदर, कि इंडोर स्पेसेस और आउटडोर स्पेसेस का सम्मिश्रण बहुत खूबसूरती से करने की कोशिश करी है। हमारे पास कैफ़ेज़ हैं, हमारे पास मल्टी फंक्शनल टेरेसेस हैं, हमारे पास बहुत खूबसूरत वरांडाज हैं जिनके अंदर ग्रीनरी है, जिनके अंदर लूवर्स हैं, और जो लोगों को अपने काम करते करते अपनी बोरियत से बाहर निकल के 2 मिनट चैन की सांस लेने के लिए प्रेरित करते हैं। और यहां वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों की ओर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब प्रॉपर्टी प्लस में बात करते हैं अगली खबर की। लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर हीरानंदानी कम्युनिटीज पहली बार पुणे में क्रिसाला डेवलपर के साथ ज्वाइंट वेंचर में 105 एकड़ की टाउनशिप डेवलप करने जा रहे हैं। इस पर मैंने बात की हीरानंदानी कम्युनिटीज के सीएमडी निरंजन हीरानंदानी और क्रिसाला डेवलपर के एमडी आकाश अग्रवाल से। पुणे में पहली बार हीरानंदानी ग्रुप ज्वाइंट वेंचर भी कर रहे हैं और प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी अलग चीज है। रियल एस्टेट में मुंबई में हीरानंदानी ने किस तरह से पवई को बदला, किस तरह से थाने को बदला, किस तरह से और भी लोकेशंस को, पनवेल जैसी लोकेशंस को भी डेवलप किया, ये नजीर है। और उसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि पुणे में भी एक शानदार प्रोजेक्ट आने वाला है। ये प्रोजेक्ट त्रिशाला ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर के जरिए हो रहा है। तो हमारे साथ डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी भी हैं और त्रिशाला के प्रमुख भी हैं, तो दोनों से बात करेंगे। निरंजन सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पुणे में पहली बार और ज्वाइंट वेंचर भी पहली बार, इतना लेट क्यों सर? हर एक चीज का एक समय आता है और ये एक समय है। जमीन तो हमने 2010 में खरीदी थी और यही था कि काफी काम थे दूसरे, तो उसमें बिजी हो गए। तो इसलिए अभी एक समय आ गया जो हम समझते हैं कि पुणे की मैच्योरिटी इतनी आई है कि ये टाउनशिप बहुत ही जल्दी और बेहतरीन बन सकती है। तो हम समझते हैं कि नहीं तो 105 एकड़ को एक साथ में करते हुए मैं समझता हूँ कि अभी एक ये समय है जब पुणे की ग्रोथ भी उस एरिया में बढ़ रही है। एक अपेक्षा हम रख सकते हैं कि यहाँ की ग्रोथ जो आएगी वो एक बेहतरीन रहेगी। और क्रिसेला एक यंग ग्रुप है जो मैं अपेक्षा रखता हूँ कि वो भी मेहनत करके उसी पद पर लेके आएंगे जो हमारे खुद के प्रोजेक्ट्स हैं।
आपसे समझना चाहेंगे सर कि ये 105 एकड़ का प्रोजेक्ट है, आप फर्स्ट फेज अभी लॉन्च कर रहे हैं, कितने समय में पूरा करेंगे? पूरा प्रोजेक्ट की मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट होगा या स्पेसिफिक आप प्लॉट या हाई राइज बनाएंगे? कैसे डिजाइन कर रहे हैं और अभी क्या स्टेटस है, कब तक इसको शुरू करेंगे? ये जो प्रोजेक्ट है ये 105 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 7 से 10 साल की समय कालावधि हम देख रहे हैं जब ये प्रोजेक्ट हम खत्म करेंगे। फेजेस वाइज ये प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा। पहले फेज में हम 2 मिलियन स्क्वायर फीट एक 20 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया हम देख रहे हैं, जहां पर ये मिक्स्ड यूज फेज होगा, जहां पर रेसिडेंशियल, कुछ रिटेल स्पेसेस, देन कुछ प्लॉट्स, कुछ विलाज, अपार्टमेंट्स, ऐसा सारा मिक्स्ड यूज होगा। पूरी टाउनशिप जो है ये भी पूरी मिक्स्ड डेवलपमेंट में है, जहां पर हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, देन शहर के इससे डाटा सेंटर भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो ये सारा जितना का जितना है ये सारा मिक्स्ड यूज होगा। निरंजन सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि क्या इसके बाद और भी प्रोजेक्ट आप लेकर आ रहे हैं पुणे में, क्योंकि ये पहला जॉइंट वेंचर है, तो क्या अब जॉइंट वेंचर का रास्ता पूरी तरह से खुल गया है? अगर पुणे के अलावा कहीं और से भी, दिल्ली से या भोपाल से या किसी और शहर से भी अगर आपको जॉइंट वेंचर के ऑफर मिलते हैं, तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। हम डेवलपमेंट मैनेजर मॉडल भी किए हैं ओशिवरा में, और सोसाइटी रीडेवलपमेंट भी कर दिए हैं। जहां सोसाइटीज़ हैं उनकी भी चल रही है बातचीत, और अभी लॉन्च करेंगे। तो हम ज़रूर करेंगे, पर ऐसे कोई निश्चित नहीं है कि हम कौन से प्लॉट में करेंगे या किसके साथ करेंगे या इमीडिएटली कुछ करना है। कोई इमीडिएटली नहीं है, लेकिन कुछ आ जाए तो हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल। निरंजन सर, एक सवाल ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर, काफी अच्छा विजन अभी आपने दिया कि जिस तरह से चाइना +1 के तौर पर हम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। रियल एस्टेट काफी अच्छा कर रहा है, पिछले कई सालों से हमने देखा आफ्टर कोविड बहुत ही अच्छा साल रियल एस्टेट के लिए रहा है, ये साल भी और अच्छा रहा है। आगे रियल एस्टेट का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? क्या ट्रिगर्स हैं जो इसको बढ़ाते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या जिस पर हमने आपके साथ कई बार जिक्र किया कि लग्जरी पे तो हम बात करते हैं, मिड इनकम पर हम बात करते हैं, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है। इस बार बजट में भी अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ, उम्मीद हम कर रहे थे। तो ओवरऑल रियल एस्टेट को कैसे देख रहे हैं और इसमें क्या अफोर्डेबल सेगमेंट पीछे हटता हुआ दिख रहा है? ओवरऑल रियल एस्टेट की बढ़ोतरी तो मैं समझता हूँ लगभग 15% ग्रोथ है इस साल, और ये अक्रॉस द बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में है। ज़्यादातर मेट्रो टाउन्स और टियर 2 तक तो बहुत ही ज़्यादा ही है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में 2024 में कुछ कम हो गया थी, लगभग मेरे अंदाज से 20% कम हो गया था। दो बातें हुई है, एक तो ब्याज कम हो गया है आरबीआई का 25 बेसिस पॉइंट, मैं समझता हूँ इस साल में और भी गिरेगा। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना का फिर ऐलान हो गया है, वो ग्रोथ आएगा तो 1.5% लगभग अफोर्डेबल हाउसिंग को एक बूस्ट मिल जाएगा, तो शायद अफोर्डेबल हाउसिंग फिर ग्रो हो जाएगा। लेकिन मिड इनकम हाउसिंग और लग्जरी हाउसिंग की ग्रोथ की कोई सीमा नहीं लग रही है। आज बहुत ही डिमांड है और आज भी उसकी बढ़ोतरी दिख रही है, और अपेक्षा इतना ही है कि ये ग्रोथ ये ग्रोथ में ही 15% अचीव करेंगे, और समझे अफोर्डेबल हाउसिंग बढ़ गया तो ग्रोथ स्टोरी और 17% तक जा सकता। एक अंतिम सवाल आपसे, कृषाला और हीरानंदानी का जॉइंट वेंचर है, कितना शेयर किस कंपनी का है? दूसरी चीज की कितना इन्वेस्टमेंट आप पहले कर रहे हैं, आगे क्या पेमेंट प्लान क्या है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लान? ये जॉइंट वेंचर जो है ये दोनों पार्टी का 50-50% का शेयर होल्डिंग है। यहाँ पे हम फेज 1 जो लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पर हमने आपको बताया कि जहाँ पे 2 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ एरिया लॉन्च होने वाला है, वहाँ पे हम रेवेन्यू जनरेशन जो है वो अप्रॉक्स 2100 करोड़ के आसपास का देख रहे हैं। और यहाँ पे जो लागत हम दोनों कंपनी की लगने वाली है, कंस्ट्रक्शन प्लस लैंड पकड़ के हम 500 करोड़ के आसपास का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। 500 करोड़ फर्स्ट फेज में? फेज 1 में। ओवरऑल हमारे हिसाब से 7 से 8 हजार करोड़ का रेवेन्यू होगा, जहां पे 1800 से 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।